हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 155 के तहत 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदन का नेता होता है, ठीक है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है आर्टिकल 124(3) के तहत, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 खंड ख के तहत की जाती है, ठीक है। 124 खंड ख के तहत की जाती है। अब आगे देख लेते हैं। न्यायमूर्ति नीलम बिपिन चंद्र अंजरिया को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया। नीलम बिपिन चंद्र अंजरिया वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। वे न्यायमूर्ति श्रीनिवासाचार्य दिनेश कुमार की जगह लेंगे, जो 24 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा प्रस्ताव के अनुरूप हो रही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के संविधान के आर्टिकल 217 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है? परामर्श राष्ट्रपति लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जिसका यह मामला हो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। अनुमोदन करता है कौन कौन? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नामों की सूची को मंजूरी देता है, और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इनमें से किसी एक सूची में से किसी एक व्यक्ति को। इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। वे राष्ट्रपति को संबोधित एक महाभियोग के माध्यम से पद से हटाए भी जा सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश का भूमिका क्या होती है? न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना, न्यायाधीशों के बीच समन्वय स्थापित करना, न्यायालय की बैठकों की अध्यक्षता करना, न्यायिक मामलों में निर्णय लेना। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, हरूण इंडिया 500 की स्थापना कब हुई थी? अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है वर्ष 1998, बी ऑप्शन है वर्ष 2012, सी ऑप्शन है वर्ष 2022, डी ऑप्शन है वर्ष 2023। अब आगे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है आपका, वर्ष 2012। अब आगे देख लेते हैं। वर्ष 2023 वर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों का तीसरा संस्करण है। हुरून रिपोर्ट एक प्रमुख शोध प्रकाशन और इवेंट समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1998 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। हुरून रिपोर्ट की उपस्थिति भारत, चीन, फ्रांस, यूके और जापान सहित अनेक देशों में है। हुरून इंडिया की स्थापना भारत में वर्ष 2012 में की गई थी। इसके संस्थापक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद हैं। हुरून इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लगातार तीसरे वर्ष सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में शीर्ष पर बनी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्री 15.6 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ शीर्ष पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 12.4 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पे है। HDFC बैंक 11.3 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पे है। अब आगे देख लेते हैं। सूची में शामिल कंपनियों का मूल्यांकन किया गया तो 231 लाख करोड़ रुपए है इनका इनकम। यह सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर के संयुक्त GDP से अधिक है।
ये वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं सूची में शामिल होने वाले न्यूनतम मूल्यांकन 6700 करोड़ रुपए है। यह 2022 में 5947 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। सूची में शामिल कंपनियों की आयु कितनी है? उम्र। कंपनियों की औसत आयु 38 वर्ष है। सबसे पुरानी कंपनी EID पैरी, भारत, चेन्नई, तमिलनाडु में 1788 में स्थापित हुई। यह 235 वर्ष पुरानी है। एक कंपनी का नाम याद रखिएगा आप लोग। ID पैरी, भारत, चेन्नई, तमिलनाडु में है, ठीक है। सबसे छोटी कंपनी ग्लोबल बीज नई दिल्ली में स्थापित है। मेंसा ब्रांड्स और जेप्टो मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित है। 2021 में स्थापना हुई इसकी। सूची में शामिल कुछ प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी हैं? ICICI बैंक मुंबई, महाराष्ट्र में है। इन्फोसिस बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारतीय एयरटेल नई दिल्ली, दिल्ली में है। ITC कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। लार्सन एंड टुब्रो मुंबई, महाराष्ट्र में है। HCL टेक्नोलॉजी नोएडा, उत्तर प्रदेश। कोटक महिंद्रा बैंक मुंबई, महाराष्ट्र में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, महाराष्ट्र में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया मुंबई, महाराष्ट्र में है। स्विगी बेंगलुरु, कर्नाटक में है। जोहो कॉरपोरेशन चेन्नई, तमिलनाडु में है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद, तेलंगाना में है। सूची में शामिल कंपनियों द्वारा रोजगार कितने लोगों को दिया गया है? 70 लाख लोगों को दिया गया है। प्रति संगठन औसतन 15,211 कर्मचारी हैं। सूची में शामिल कंपनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 437 कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। सूची में शामिल कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर है। बिक्री में 13% की वृद्धि हुई है इनकी। 952 अरब की संयुक्त संपत्ति है सबकी। संयुक्त सूची में शामिल कंपनियों का क्षेत्र है प्रौद्योगिकी, वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता वस्तुएं। आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है 2025 में पोलैंड सामाजिक विकास आयोग के किस सत्र का आयोजन करेगा? ए ऑप्शन है 60वां सत्र, बी ऑप्शन है 61वां सत्र, सी ऑप्शन है 62वां सत्र, डी ऑप्शन है 63वां सत्र। तो ऑप्शन सही है 63वां, डी ऑप्शन सही है आपका। अब आगे देख लेते हैं। 62वां अभी भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ने इसकी अध्यक्षता की है। अब आगे देख लेते हैं इसका इतिहास क्या है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक द्वारा 1946 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थापित की गई। कौन किया थी? सामाजिक विकास आयोग की स्थापना हुई थी। सामाजिक मुद्दों पर इकोसॉक का सलाहकार निकाय है। शुरुआत में इसमें 18 सदस्य थे। 1995 में 46 और 2021 में 54 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव इकोसॉक द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। सामाजिक विकास आयोग का कार्य क्या है? सामाजिक विकास नीति कार्यक्रमों पर इकोसॉक को सलाह देना, सामाजिक मुद्दों पर वैश्विक नीति बहस को बढ़ावा देना, सामाजिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, सामाजिक विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करना। अब आगे देख लेते हैं सामाजिक विकास आयोग वर्तमान में क्या स्थिति है। 62वां सत्र 2024 में आयोजित हुआ। भारत की रुचिरा कंबोज ने सत्र की अध्यक्षता की, यानी भारत ने, ठीक है। सत्र का विषय था सभी के लिए समावेशी और टिकाऊ सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी लाना। अगला पॉइंट है रुचिरा कंबोज ने अध्यक्ष के रूप में पोलैंड का स्वागत किया, जो 2025 में सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। ये याद रखने की पॉइंट है। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष निकोलस हैनिगन हैं। आगे देख लेते हैं सामाजिक विकास आयोग के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना, सामाजिक न्याय
करना और शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। भारत की भूमिका इसमें क्या है? सामाजिक विकास आयोग में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2024 में सत्र की अध्यक्षता की। विकासशील देशों के लिए आवाज़ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत। सामाजिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान करता है। सामाजिक विकास आयोग का भविष्य देख लेते हैं। सामाजिक विकास आयोग को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सभी के लिए समावेशी टिकाऊ सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों का समाधान करना होगा। निष्कर्ष जान लेते हैं। सामाजिक विकास आयोग एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी संगठन है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी के लिए समावेशी और टिकाऊ सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे जान लेते हैं। हाल ही में LIC ने बच्चों के लिए कौन सी बीमा योजना शुरू की है? ए ऑप्शन है सरल जीवन योजना, बी ऑप्शन है अमृत बाल योजना 874, सी ऑप्शन है बाल शिक्षा योजना, डी ऑप्शन है एकीकृत बाल संरक्षण योजना। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, अमृत बाल योजना 874। अब आगे देख लेते हैं। LIC ने 17 फरवरी 2024 को बच्चों के लिए एक नया बीमा योजना LIC अमृत बाल योजना 874 लॉन्च की है। यह योजना बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, अन्य महत्वपूर्ण खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अमृत बाल योजना के मुख्य लाभ क्या हैं? यह योजना गारंटी लाभ प्रदान करती है जो बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है, यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ भुगतान किया जाता है। अगला पॉइंट है, यदि पॉलिसी धारक योजना की अवधि तक जीवित रहता है तो उसे परिपक्वता का लाभ भुगतान किया जाता है। अगला पॉइंट है, इस योजना के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर आयकर लाभ प्राप्त होता है। अब आगे देख लेते हैं योजना की विशेषताएं क्या हैं। इसके लिए आयु होनी चाहिए 30 दिन से 13 वर्ष तक। पॉलिसी की अवधि होगी 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। बीमा की राशि होगी 2.5 लाख से 15 लाख तक। प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति होगी मंथली कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, साल भर में कर सकते हैं। ठीक है। पॉलिसी की समय सीमा एकल प्रीमियम भुगतान के लिए न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तथा सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष की है। बीमा की राशि न्यूनतम 2 लाख रुपए और अधिकतम कोई सीमा नहीं। ठीक है। ऋण सुविधा सीमित प्रीमियम के लिए 3 साल के प्रीमियम भुगतान के बाद और एकल प्रीमियम के लिए पॉलिसी खरीदने के 3 महीने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, गारंटी लाभ वाली योजना चाहते हैं, आयकर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यह योजना एक बीमा योजना है, इसमें निवेश का कोई जोखिम नहीं होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। LIC के वर्तमान और अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।